कई एक्सपर्ट्स ने इस बुक को पढ़ के इसकी एंडिंग्स को अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम और आप मिलकर द टर्न ऑफ द स्क्रू नोवेल की कहानी जानेंगे और इसके बाद हम कहानी की एंडिंग को डिस्कस करते हुए ये भी बातें करेंगे कि द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर वेब सीरीज के अंदर क्या कुछ अलग होने वाला है। तो दोस्तों, नोवेल की कहानी सन 1898 की है, जब इंग्लैंड में कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक कमरे में बैठकर एक दूसरे को कुछ घोस्ट स्टोरी सुना रहे होते हैं। इन दोस्तों में से एक इंसान का नाम डगलस था और वो एक रियल घोस्ट स्टोरी सुनाने की इच्छा जाहिर करता है। इस सच्ची कहानी को एक औरत ने लिखा था जो कि डगलस की बहन की गवर्नेस रह चुकी थी और डगलस इस औरत से प्यार भी करता था, लेकिन अब ये औरत इस दुनिया में नहीं थी। अब आप में से जिन लोगों को गवर्नेस शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि गवर्नेस वो होती है जो कि छोटे बच्चों का किसी प्राइवेट घर में ख्याल रखते हुए उन्हें पढ़ाती भी है। डगलस कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से कहानी हम गवर्नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। तो दोस्तों, कुछ साल पहले गवर्नेस अपनी पहली जॉब के तलाश में थी जब उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई जिसने अपनी भांजा और भांजी का ख्याल रखने का काम गवर्नेस को दिया। गवर्नेस को अपना काम ब्लाय मैनर में करना था और यहाँ पहले काम करने वाली गवर्नेस की मृत्यु हो गई थी। जॉब देने वाले इंसान की शर्त ये थी कि अगर गवर्नेस को किसी भी प्रकार की कठिनाई आए तो गवर्नेस उसे कांटेक्ट न करे, बल्कि गवर्नेस अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाले। तो गवर्नेस फाइनली ब्लाय मैनर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एक 8 साल की बहुत ही खूबसूरत बच्ची से होती है जिसका नाम फ्लोरा था। ब्लाय मैनर में एक हाउसकीपर भी थी जिसका नाम मिसेस ग्रोस था और फ्लोरा का 10 वर्षीय भाई माइल्स कुछ ही दिनों में अपने रेसिडेंशियल स्कूल से वापस समर हॉलीडे के लिए ब्लाय मैनर आने वाला था। तो माइल्स के आने के ठीक एक दिन पहले गवर्नेस को माइल्स के हेडमास्टर की चिट्ठी आती है जिसमें वो माइल्स को समर हॉलीडे के बाद स्कूल वापस लाने से मना कर रहे थे। शायद माइल्स ने स्कूल में कुछ शैतानी करी होगी, लेकिन मिसेस ग्रोस का कहना था कि माइल्स एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा है जो कि कभी भी इस तरह की शैतानी नहीं करेगा जिससे उसको स्कूल से निकाल दिया जाए। तो अगली सुबह माइल्स ब्लाय मैनर आता है और वो भी अपनी बहन फ्लोरा की तरह एकदम मासूम और खूबसूरत बच्चा था। गवर्नेस दोनों बच्चों को काफ़ी पसंद करती है और सरप्राइजिंगली ये दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। अब चूंकि ये दोनों बच्चे इतने अच्छे थे, गवर्नेस का काम काफ़ी आसान हो गया था और वो ब्लाय मैनर में एक सुकून की ज़िंदगी जी रही थी। तो एक दिन सुबह गवर्नेस इस ब्लाय मैनर के टावर में किसी अनजान इंसान को देखती है जो कि लगातार उन्हें घूरे जा रहा था। गवर्नेस को लगता है कि शायद वो बंदा कोई ट्रेसपासर होगा और वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके ठीक कुछ दिन बाद गवर्नेस को ये बंदा वापस से घर के बाहर दिखता है और इससे पहले गवर्नेस बाहर जाकर उसे पकड़ पाती, वो बंदा एकदम से अपनी जगह से गायब हो गया था, एज इफ ही वॉज नेवर देयर। गवर्नेस ये बात मिसेस ग्रोस को बताती है और वो मिसेस ग्रोस के साथ इस बंदे का हुलिया और पहनावे का भी जिक्र करती है। ये सब सुनकर मिसेस ग्रोस का कहना था कि वो इंसान पीटर क्विंट है जो कि इस ब्लाय मैनर का पुराना वैले था और उसकी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नेस शायद जिसे देख रही थी वो पीटर क्विंट का भूत था और क्विंट का भूत शायद माइल्स से मिलने वापस आ रहा था क्योंकि पुराने टाइम में वो दोनों काफ़ी क्लोज थे। तो इसके कुछ दिन बाद गवर्नेस फ्लोरा के साथ एक झील किनारे बैठी थी जब गवर्नेस को झील के उस पार एक औरत दिखती है। इस अनजान औरत को शायद फ्लोरा भी देख पा रही थी, लेकिन फ्लोरा का उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं था। गवर्नेस फौरन ही ये बात मिसेस ग्रोस को बताती है और मिसेस ग्रोस का कहना था कि वो अनजान औरत इस ब्लाय मैनर की पुरानी गवर्नेस है जिसका नाम मिस जेसल था और जेसल की भी मृत्यु कुछ ही दिनों पहले हो चुकी है। मिसेस ग्रोस का यह तक कहना था कि क्विंट और जेसल के बीच कुछ अवैध संबंध थे और शायद ये घोस्ट फ्लोरा और माइल्स से मिलने आ रहे हैं। इन सिचुएशंस को देखकर गवर्नेस वॉज कन्विंस्ड कि फ्लोरा और माइल्स इन घोस्ट्स के चंगुल में हैं। शायद यही वजह है कि माइल्स को स्कूल से निकाला गया होगा क्योंकि क्विंट के घोस्ट ने माइल्स से कुछ बुरा काम करवाया होगा, विच रिजल्टेड इन हिज एक्सपल्सन। ये सब सोचकर गवर्नेस अब बच्चों पे और भी कड़ी नज़र रखने लगी थी ताकि ये बच्चे घोस्ट से किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो इन घटनाओं के बाद गवर्नेस को ब्लाय मैनर में क्विंट और जेसी की घोस्ट बार बार दिखती है और ये घोस्ट माइल्स और फ्लोरा को भी दिख रहे थे क्योंकि हम रीडर्स क्लियर जान पा रहे हैं कि ये दोनों बच्चे इन घोस्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। ये दोनों बच्चे अपने अंकल को लेटर्स लिखते थे, लेकिन गवर्नेस इन लेटर्स को कभी पोस्ट
नहीं करती थी, क्योंकि इन लेटर्स में बच्चे अपने अंकल को ब्लाई मैनर बुला रहे थे और अंकल ने क्लियरली गवर्नेंस को बताया था कि उसे सब काम खुद ही करना होगा एंड शी शुड नॉट कॉन्टैक्ट हिम। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, माइल्स स्कूल वापस जाने की जिद कर रहा था और वो अपने अंकल को भी कॉन्टैक्ट करना चाहता था। गवर्नेंस इन सिचुएशन से एकदम परेशान हो चुकी थी और वो खुद को इन घोस्ट स्पॉट्स या फिर घोस्ट्स को अपने सामने पाती थी। गवर्नेंस का कहना था कि मिस जेसल की घोस्ट ने उनसे बातें की है और ये घोस्ट नरक में दी जाने वाली सजाओं को झेल रही है और इन सजाओं का भागीदार वो छोटी सी फ्लोरा को भी बनाएगी। इतना ही नहीं, गवर्नेंस माइल्स को एक नए स्कूल भेजने की सोचती है, लेकिन इन बातों के दौरान कमरे में कैंडल्स अपने आप बुझ जाती है और माइल्स बोलता है ही डिड इट। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और गवर्नेंस डिसाइड करती है कि वो इन बच्चों के अंकल को एक लेटर लिखेगी। गवर्नेंस एक लेटर लिखकर अपने पॉकेट में रख लेती है जब माइल्स गवर्नेंस के पास आकर उनके लिए पियानो प्ले करता है। पियानो की आवाज़ सुनकर गवर्नेंस मंत्र मुग्ध हो जाती है और इसी बीच फ्लोरा घर से मिसिंग थी। गवर्नेंस फौरन ही मिसेस ग्रोस के साथ फ्लोरा को ढूंढने के लिए झील किनारे जाती है और जाने से पहले वो अपना लेटर एक ल्यूक नाम के नौकर को देती है ताकि ल्यूक उस लेटर को पोस्ट कर सके। झील के पास पहुंचकर गवर्नेंस फ्लोरा को झील के उस पार देखती है जहां उन्हें मिस जेसल भी दिखती है। मिसेस ग्रोस और गवर्नेंस फौरन ही फ्लोरा को अपने पास लाती है और फ्लोरा के नज़दीक आते ही गवर्नेंस उससे चिल्ला चिल्ला के पूछती है कि क्या उसने मिस जेसल की घोस्ट को देखा है। फ्लोरा वॉज इन ए शॉक स्टेट और मिसेस ग्रोस फौरन ही उसे ब्लाई मैनर ले जाती है। तो अगले दिन हम रीडर्स जान पाते हैं कि फ्लोरा को काफ़ी फीवर हो चुकी है और वो अब गवर्नेंस को देखने से भी डरती है। मीनवाइल गवर्नेंस का लेटर अंकल तक नहीं पहुंच पाया और गवर्नेंस को ऐसा लगता है कि शायद माइल्स ने इस लेटर को छुपा दिया होगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल देखकर गवर्नेंस फौरन ही फ्लोरा को मिसेस ग्रोस के साथ उनके अंकल के पास भेज देती है और अब वो अकेले इस ब्लाई मैनर में माइल्स का ख्याल रखने की ठान लेती है। माइल्स अब हमेशा ब्लाई मैनर के ग्राउंड्स में घूमता रहता था और वो गवर्नेंस से ढंग से बातें नहीं कर रहा था। गवर्नेंस को अब भी क्विंट की घोस्ट दिख रही थी और माइल्स वॉज काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द घोस्ट। तो एक रात डिनर टेबल पे गवर्नेंस माइल्स से पूछती है कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है और इस बात पे माइल्स डिमांड्स कि उसे ल्यूक से बातें करनी है। तभी अचानक खिड़की पे क्विंट का घोस्ट आता है और माइल्स इस घोस्ट की तरफ जाने लगता है। गवर्नेंस माइल्स को रोकने की कोशिश करती है और वो पूछती है कि क्या माइल्स ने उनके लेटर्स को चुराया है, जिसके जवाब में माइल्स हाँ बोलता है। गवर्नेंस माइल्स से ऐसा करने की वजह पूछती है और वो ये भी पूछती है कि आखिर माइल्स ने अपने स्कूल में ऐसा क्या किया था जिससे उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। इस बात पे माइल्स का कहना था कि उसने अपने फ्रेंड्स को कुछ बोला था जो कि उसके फ्रेंड्स ने दूसरे लोगों को बताया एंड ऑब्वियसली ये कुछ असाधारण बात थी। गवर्नेंस खिड़की पे खड़े क्विंट के घोस्ट पे चीखती है और माइल्स जोरों से चिल्लाता है पीटर क्विंट यू डेविल। माइल्स गवर्नेंस से पूछता है कि आखिर क्विंट कहाँ है और गवर्नेंस माइल्स को अपनी बाहों में कसकर खिड़की की तरफ इशारा करती है। कुछ ही सेकेंड्स बाद गवर्नेंस रियलाइजेस कि माइल्स के दिल की धड़कन बंद हो चुकी है और वो मर चुका है। नोवेल यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द टर्न ऑफ द स्क्रू नोवेल की कहानी एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग इस कहानी को सुनकर कंफ्यूज्ड होंगे और आप ये भी सोच रहे होंगे कि कहानी काइंड ऑफ सिंपल है, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस कहानी में कई लेयर्स हैं और इस कहानी से हम दो एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ब्लाई मैनर वॉज रियली पोजेस्ड और यहाँ के घोस्ट फ्लोरा और माइल्स को परेशान कर रहे थे। नोवेल की कहानी हम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं विच मेक्स अस बिलीव कि ब्लाई मैनर में इविल घोस्ट्स हैं और वो लोग इन बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे थे। ये घोस्ट बच्चों को हार्म भी करते थे एंड सिंस दीज घोस्ट वेयर ओल्ड वर्कर्स ऑफ द हाउस, बच्चे इनकी तरफ अट्रैक्टेड भी थे। दिस मेक्स द स्टोरी क्वाइट सिंपल, बट कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है दूसरी एक्सप्लेनेशन में। सेकेंड एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ब्लाई मैनर में कभी कोई घोस्ट था ही नहीं, बल्कि गवर्नेंस ही खुद पागल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो चीज़ों को अज्यूम कर रही थी। दोस्तों अगर आप इस नोवेल को पढ़ेंगे तो यू विल नोटिस कि नोवेल की राइटिंग्स इन दोनों एक्सप्लेनेशंस पे सटीक बैठती है, विच प्रूव्स कि हेनरी जेम्स ने इस नोवेल को लिखते वक्त दोनों पॉसिबिलिटीज को अपने दिमाग में रखा होगा। गवर्नेंस हमेशा चीज़ों को अज्यूम करती थी और उनकी मेंटल ब्रेकडाउन हुई, जिसकी वजह से उन्हें काइंड ऑफ हेल्यूसिनेशंस आने लगे। फ्लोरा और माइल्स नॉर्मल बच्चे थे जो इस पागल गवर्नेंस के चंगुल में फंस गए थे और गवर्नेंस इन बच्चों को काइंड ऑफ इस ब्लाई मैनर में कैद करके रखी थी।
तो बात 1890s के दशक की है, जब जॉनथन हार्कर नाम का एक इंग्लिश सॉलिसिटर ट्रांसिल्वेनिया की ओर सफ़र कर रहा था। अब जिन्हें सॉलिसिटर शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि सॉलिसिटर को हिंदी में वकील कहते हैं और ये लोग टिपिकली प्रॉपर्टी पेपर्स, वेल्थ या फिर विल वगैरह बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। जॉनथन को उसके बॉस पीटर ने ट्रांसिल्वेनिया जाने को कहा था ताकि जॉनथन वहाँ काउंट ड्रैकुला नामक इंसान के रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सके। अब दोस्तों ये ट्रांजैक्शंस रिमोटली भी हो सकती थी, लेकिन काउंट इंग्लैंड के कल्चर वगैरह के बारे में भी जानना चाहते थे, जिस वजह से उन्हें ट्रांसिल्वेनिया में एक सॉलिसिटर चाहिए था। तो जब जॉनथन ट्रांसिल्वेनिया के नज़दीकी गांव में पहुंचता है तो वहां के लोग जॉनथन को देखकर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। गांव के लोग एकदम परेशान थे कि जॉनथन ड्रैकुला के कासल में क्यों जा रहा है। इनफैक्ट इस गांव की एक बूढ़ी औरत तो जॉनथन के गले में क्रॉस वाली लॉकेट डालती है ताकि ये लॉकेट जॉनथन को प्रोटेक्ट कर सके। जॉनथन गांव वालों की इन हरकतों को देखकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन फाइनली वो एक तांगे में बैठकर बोर्गो पास की ओर चल पड़ता है, जहां से उसे काउंट ड्रैकुला का आदमी रिसीव करने वाला था। बोर्गो पास तक की दूरी काफ़ी लंबी थी और जैसे जैसे शाम हो रही थी सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। फाइनली जॉनथन बोर्गो पास पहुंचता है, जहां उसके सामने 4 घोड़े वाला तांगा खड़ा था और इस तांगे को चलाने वाला इंसान काफ़ी लंबा था। वो इंसान जॉनथन को ड्रैकुला की ओर से ग्रीट करता है और यहाँ से जॉनथन ड्रैकुला के तांगे में अपना सफ़र शुरू करता है। ड्रैकुला के कैसल तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि इस रास्ते में कई भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी और जैसे जैसे रात बीत रही थी इन भेड़ियों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इनके तांगे को कुछ भेड़िए घेर लेते हैं, जिससे चारों घोड़े चिल्लाते हुए आपे से बाहर होने लगते हैं। लेकिन इस तांगे का चालक बहुत ही तेज़ी से भेड़ियों को एक इशारे में दूर भगाता है और वो घोड़ों को भी कंट्रोल कर लेता है। जॉनथन एकदम आश्चर्य में था, क्योंकि इस चालक ने अभी अभी जिस ताकत का प्रदर्शन किया था वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जॉनथन के अंदर का डर बढ़ते ही जा रहा था और वो जल्द से जल्द कासल पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद ये लोग ड्रैकुला के कासल पहुंचते हैं और तांगे वाला जॉनथन को कैसल के मेन गेट के सामने छोड़कर चला जाता है। कुछ मिनटों बाद इस विशालकाय दरवाजे के अंदर से काउंट ड्रैकुला खुद आता है और वो जॉनथन का अपनी कासल में स्वागत करता है। काउंट ड्रैकुला दिखने में थोड़ा बूढ़ा था और वो एकदम क्लीन शेव्ड था विद ए मुस्टाश। ड्रैकुला की हैंडशेक वगैरह में काफ़ी ताकत थी एंड दिस मेड जॉनथन थिंक कि मे बी टांगे वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद ड्रैकुला ही था। ड्रैकुला जॉनथन को उसका कमरा दिखाता है और जॉनथन कासल में ही डिनर करता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉनथन नोटिस करता है कि ड्रैकुला कुछ भी नहीं खा रहा था और पूछने पे ड्रैकुला का कहना था कि उसने पहले ही खाना खा लिया है। कुछ देर बाद जॉनथन सोने चला जाता है और उसकी नींद अगले दिन दोपहर को खुलती है। दिन के वक्त इस कासल में कोई भी नहीं था और ड्रैकुला ने जॉनथन के लिए मील्स वगैरह पहले से ही सजा दिया था। डाइनिंग टेबल के पास एक ड्रैकुला द्वारा लिखी गई लेटर थी, जिसमें ड्रैकुला का कहना था कि वो काम से बाहर गया है, जिसके कारण वो रात तक कासल में वापस आएगा। जॉनथन कासल में इधर उधर घूमता है और यहाँ वो कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करता है, जैसे कि कासल का हर एक फर्नीचर काफ़ी रॉयल और महंगा था, लेकिन इस कासल में एक भी जगह पे मिरर नहीं थी, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। खैर, शाम हो जाती है और जॉनथन ड्रैकुला को कैसल में वापस आते देखता है। ड्रैकुला जॉनथन के साथ अपनी लाइब्रेरी में बातें करता है, जहां वो जॉनथन को अपनी रॉयल ब्लड लाइन के वॉर्स के बारे में बता रहा था। इन कहानियों को सुनाते वक्त ड्रैकुला इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था मानो उसने खुद इन वॉर्स में पार्टिसिपेट किया हो। जॉनथन ड्रैकुला को उसके इंग्लैंड में खरीदी हुई कासल्स की डिटेल्स देता है और इनके बीच के ट्रांजैक्शंस वगैरह कंप्लीट होती है। इस रात भी ड्रैकुला कुछ भी खाने से इनकार करता है और जॉनथन अकेला ही खाना खा के सो जाता है। तो अगली रात जॉनथन वापस जाने की बात ड्रैकुला से करता है, लेकिन दोस्तों ड्रैकुला जॉनथन को यहाँ कुछ और दिन रहने बोलता है। ड्रैकुला जॉनथन से ज़बरदस्ती कुछ लेटर्स घर लिखवाता है, जिसमें वो जॉनथन के घर वापस लौटने की झूठी इन्फॉर्मेशन देता है।
जोनाथन को अब ड्रैकुला पे काफ़ी शक हो रहा था क्योंकि उसकी हरकतें अजीब थी। फॉर एग्जाम्पल दिन के टाइम पे गायब रहना, खाना नहीं खाना, इतना अमीर होने के बावजूद भी घर में किसी नौकर का ना होना इत्यादि। रात को इस कासल में भेड़ियों की आवाज़ आती थी और ड्रैकुला इन भेड़ियों को चिल्ड्रन ऑफ नाइट और उनकी आवाज़ को म्यूज़िक बोलता था। एक बार जोनाथन अपनी छोटी सी पर्सनल मिरर में देखकर शेव कर रहा था जब उसकी ब्लेड से उसकी चीक्स थोड़े से कट होते हैं। इस कट से खून निकलता है और ठीक उसी वक्त जोनाथन के कमरे में ड्रैकुला आता है। जोनाथन नोटिसेस कि उसके मिरर में ड्रैकुला की परछाई नहीं आ रही थी और ड्रैकुला अजीब तरह से जोनाथन के पास आके उसे ध्यान से शेव करने को कहता है। ड्रैकुला का कहना था कि इस कासल में खून निकलना सही नहीं है और वो जोनाथन के मिरर को भी खिड़की से बाहर फेंक कर तोड़ देता है। ड्रैकुला जोनाथन को कासल के कई एरियाज में जाने से मना करता था और इस कासल की मोस्ट ऑफ द रूम्स लॉक्ड थे। कुछ ही दिनों में जोनाथन इस बात को समझ रहा था कि ड्रैकुला ने उसे अपने कैसल में एक काइंड ऑफ प्रिजनर बना के रखा है। तो एक शाम जोनाथन कासल में इधर उधर घूम रहा था जब उसे एक खिड़की से ड्रैकुला के कमरे की खिड़की दिखती है। ड्रैकुला अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था और अचानक ड्रैकुला इस खिड़की से बाहर निकलकर कासल के दीवारों पे छिपकली की तरह रेंगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस दृश्य को देखकर जोनाथन बहुत ज़्यादा डर गया था और वो यहाँ से भागने की सोचता है। अगले दिन जोनाथन इस कासल के कुछ लॉक्ड कमरों को खोलता है लेकिन कहीं से भी उसे कासल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। थक हार कर जोनाथन एक कमरे में सो जाता है और कुछ घंटों बाद उसकी नींद खुलती है जब उसके सामने 3 बहुत ही खूबसूरत औरतें खड़ी थी। ये औरतें जोनाथन के करीब आके उसे सड्यूस कर रही थी और जोनाथन भी उनका दीवाना बन रहा था। लेकिन अचानक इनमें से एक औरत अपनी नुकीली दांत से जोनाथन का खून पीने की कोशिश करती है। एन वक्त पे वहाँ काउंट ड्रैकुला आता है जिसके आते ही ये औरतें जोनाथन से दूर भागती है और ड्रैकुला इन औरतों के लिए एक छोटा बच्चा लेकर आया था जिसका खून वो सभी पी सकेंगी। ड्रैकुला इन तीनों को सिस्टर्स कह के बुलाता था और ड्रैकुला का कहना था कि जोनाथन उसका है। यहाँ जोनाथन समझ चुका था कि ये 3 औरतें वैम्पायर्स हैं और ड्रैकुला खुद एक वैम्पायर है। इन सारी चीज़ों को देखकर जोनाथन बेहोश हो जाता है और जब अगले दिन सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने कमरे में बंद था। जोनाथन दिन के वक्त वापस से इस कासल को एक्सप्लोर करने लगता है जहां उसे एक बेसमेंट टाइप की जगह दिखती है। इस बेसमेंट में 50 बॉक्सेस थे जिनमें ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी भरी हुई थी और इनमें से एक बॉक्स के अंदर जोनाथन ड्रैकुला को लेटा हुआ पाता है। ड्रैकुला की आंखें खुली थी, होठ लाल थे लेकिन उसके दिल की धड़कन बंद थी। जोनाथन समझ गया था कि दिन के वक्त ड्रैकुला कमज़ोर होता है और इसीलिए वो अपनी ताकत को रीगेन करने के लिए ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी से भरे ताबूत में सो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर ड्रैकुला ने 50 ताबूत क्यों बना रखा है। खैर, यहाँ से कहानी इंग्लैंड की ओर जाती है जहाँ हम रीडर्स को लूसी और मीना नाम की लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मीना जोनाथन की फियांसे थी और जोनाथन के अब तक वापस ना आने की वजह से वो काफ़ी परेशान थी। उसे जोनाथन के कुछ लेटर्स मिले थे जो कि ड्रैकुला ने जोनाथन से ज़बरदस्ती लिखवाए थे और इन लेटर्स को पढ़कर मीना को ऐसा लग रहा था मानो जोनाथन ट्रांसिल्वेनिया में काफ़ी अच्छे से रह रहा है। मीना की बेस्ट फ्रेंड लूसी थी और ये दोनों व्हाइटबी टाउन में छुट्टी मनाने आए हुए थे। लूसी को शादी के लिए 3 लोगों की प्रपोजल्स आई थी जिनके नाम थे डॉक्टर जॉन सीवर्ड, क्विंसी मॉरिस और आर्थर होमवुड। लूसी इन तीनों से मिलती है और फाइनली वो आर्थर होमवुड से शादी करने की डिसीजन लेती है। अब हालांकि लूसी ने डॉक्टर सीवर्ड और क्विंसी को रिजेक्ट किया था लेकिन वो उनसे अपनी दोस्ती बनाए रखती है। मीनवाइल पेपर में एक न्यूज़ आती है जिसमें एक डिमीटर नामक रशियन शिप के बारे में कुछ खबर छपी थी। इस जहाज़ में 50 बॉक्सेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा था जिनमें ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी थी और जैसे जैसे ये जहाज़ इंग्लैंड की तरफ बढ़ रही थी इस जहाज़ के सेलर्स गायब होते जा रहे थे। इन सेलर्स का कहना था कि रात के वक्त जहाज़ पे एक अनजान डरावना शख्स घूमता है जो कि लोगों को एक एक करके गायब कर रहा है।
कैप्टन अपने लोगों के गायब होने से काफ़ी परेशान था और एक दिन वो खुद इस अनजान शख्स को बॉक्स के अंदर लेटा देखता है। ये अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला था और उसी रात ड्रैकुला शिप के कैप्टन को व्हील से बांध देता है ताकि ये शिप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। सी शोर तक पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने एक बड़े कुत्ते को शिप से कूदकर भागते देखा था, जो कि शायद ड्रैकुला का ही एक रूप था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्रैकुला ने काउंट डी विले नाम से 50 कासल्स खरीद लिए थे और हर एक कासल में वो एक बॉक्स भिजवाना चाहता था जहां वो दिन में आराम करके अपनी ताकत को रीगेन कर सके। वो इन बॉक्सेस को डिमिटर शिप्स के थ्रू लाया था और अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ इंग्लैंड पहुंच चुका था। जहां तक जोनाथन की बात है तो ड्रैकुला ने उसे अपने सिस्टर्स को दिया था, जो रोज उसका थोड़ा खून पी पी कर उसे कमजोर करके अपने ट्रांसिल्वेनिया वाले कासल में रखती थी। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो लूसी ने डॉक्टर सीवर्ट नामक बंदे की प्रपोजल को रिजेक्ट किया था और आगे की कहानी में हम डॉक्टर सीवर्ट के एक पेशेंट रेनफील्ड के बारे में जान पाते हैं, जिससे ड्रैकुला काइंड ऑफ साइकिक कनेक्शंस बना रहा था। रेनफील्ड एक पागल टाइप का बंदा था और वो कीड़े मकोड़े को खाता था। रेनफील्ड ड्रैकुला के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पा रहा था और उसी अकॉर्डिंगली वो कुछ मिस्टीरियस और क्लूज से भरी बातें बोलता था। कमिंग बैक टू ट्रांसिल्वेनिया, हम व्यूअर्स अब भी जोनाथन को ड्रैकुला के कासल में ही फंसे देखते हैं, जहां 3 सिस्टर्स उस पर काइंड ऑफ फीड कर रही थी। इस कासल में गुजरने वाली हर एक रात जोनाथन के लिए काफ़ी भयावह थी और वो किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहता था। एक बार जोनाथन इस कासल की खिड़कियों से किसी तरह बाहर निकलता है और वो ऊपर से एक नदी में छलांग लगाकर यहाँ से भाग जाता है। फाइनली जोनाथन वॉज फ्री और वो किसी तरह से पास वाले गांव के चर्च में पहुंचता है, जहां के लोग उसका ठीक ढंग से ख्याल रखते हैं। जोनाथन इस बार सच्चाई के साथ मीना को लेटर लिखता है ताकि मीना यहाँ आकर उससे मिल सके। वहीं दूसरी तरफ लूसी थोड़ा बीमार होने लगती है, जहां वो नींद में काफ़ी चलने लग गई थी। मीना लूसी का अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन लूसी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी, जहां उसे डिमेंशिया के एपिसोड्स भी आ रहे थे। यहां हम रीडर समझ पा रहे थे कि ड्रैकुला लूसी को स्टॉक कर रहा था और ड्रैकुला की वजह से ही लूसी की ऐसी हालत हो रही थी। ड्रैकुला की चेकअप वगैरह डॉक्टर सीवर्ड ही कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूसी इतनी बीमार कैसे हो रही है। मीना का कहना था कि उसने लूसी को रात में किसी अजीब से परछाई के साथ देखा है, जो कि कभी कभी एक चमगादड़ की तरह भी दिखता है। मीना ने एक और बात गौर की थी कि लूसी के गर्दन पे 2 होल्स थे और इन होल्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने लूसी के गर्दन को बाइट किया है। इन घटनाओं के दौरान मीना को जोनाथन की खत मिलती है और वो फौरन ही जोनाथन से मिलने चली जाती है। मीना के जाते ही लूसी की तबीयत और भी ख़राब होने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर सीवर्ड अपने ओल्ड टीचर वैन हेल्सिंग की मदद लेते हैं। वैन हेल्सिंग लूसी को देखते ही समझ गए थे कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताते हैं। इंस्टेड वो सभी को बस इतना बोलते हैं कि लूसी के शरीर में खून की कमी हो रखी है। इस कमी को पूरा करने के लिए वैन हेल्सिंग, डॉक्टर सीवर्ड, क्विंसी और आर्थर अपनी खून दे रहे थे ताकि लूसी के शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए। लेकिन दोस्तों हर रात लूसी के शरीर में खून की कमी हो रही थी। वैन हेल्सिंग सजेस्ट्स कि लूसी के कमरे में गार्लिक फ्लावर्स रखी जाए और उसके गर्दन पे भी गार्लिक नेकलेस डाला जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज उसके शरीर से खून कम होता था और गार्लिक नेकलेस हमेशा इधर उधर बिखरी हुई मिलती थी। एक रात लूसी के कमरे में उसकी माँ उसका ख्याल रख रही थी जब एक भेड़िया यहाँ आकर इन पे हमला करता है। इस हमले से लूसी की माँ इतना ज़्यादा डर जाती है कि उनकी वहीं पे शॉक से मौत हो जाती है। डॉक्टर्स को भी अब लूसी के गर्दन की होल्स क्लियरली दिख रही थी और धीरे धीरे लूसी कमज़ोर होकर मारी जाती है। मरने से पहले लूसी आर्थर पे काइंड ऑफ अटैक की थी, जहां वैन हेल्सिंग लूसी के कैनाइन टीथ को एबनॉर्मली बड़ा होते देख पाते हैं। लूसी के मौत के बाद वैन हेल्सिंग एक गोल्डन क्रूसीफिक्स को उसके लाश पे रखते हैं, क्योंकि उनको पता था कि लूसी अब एक वैम्पायर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों इस गोल्डन क्रूसीफिक्स को एक नौकर लूसी के पास से चुरा लेता है, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। लूसी के मौत के कुछ ही दिन बाद न्यूज़पेपर्स में किसी ब्लूफर लेडी की रिपोर्ट आती है जो कि रात के वक्त बच्चों पे हमला कर रही थी। वैन हेल्सिंग तुरंत समझ जाते हैं कि ये काम वैम्पायर लूसी का है और वो फौरन ही डॉक्टर सीवर्ड, क्विंसी और आर्थर को वैम्पायर लॉर्ड्स के बारे में सब कुछ बताते हैं।
अब ऑब्वियसली उन्हें वैम्पायर्स वाली बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो लोग इन बातों को सुनकर काफ़ी डर गए थे। वहीं दूसरी तरफ मीना जोनाथन से मिलती है और वो उसके साथ शादी भी कर लेती है। मीना जोनाथन की डायरी पढ़ती है जहां जोनाथन ने ड्रैकुला के कासल में हुई सारी घटनाएं लिखी थी और वो इस डायरी को वैन हेल्सिंग के पास लाती है। इस डायरी को पढ़कर सभी एकदम शॉक में थे और ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात के वक्त ये सभी मिलकर लूसी के कब्र को खोलेंगे। कब्र को खोलने पे इन्हें पता चलता है कि लूसी सचमुच में वैम्पायर बन चुकी थी, जो कि शहर के छोटे बच्चों का खून पी रही थी। वैन हेल्सिंग लूसी के हार्ट के थ्रू एक स्टेक डालते हैं, जिसके बाद वो लूसी के माउथ में गार्लिक भर के उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसा करने से लूसी की मौत हो जाती है और अब वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को ख़त्म करना चाहते थे। इस मिशन में उनके साथ जोनाथन, मीना, डॉक्टर सीवर्ट, क्विंसी और आर्थर भी खड़े थे। तो यहाँ से ये लोग अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं, जहाँ जोनाथन ड्रैकुला के सारे ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी वाले बॉक्सेस का पता लगाना शुरू करता है। मीना कई पुरानी फोकलोर सब बुक पढ़ती है जिनमें ड्रैकुला का जिक्र था और इन किताबों में ड्रैकुला की पोटेंशियल वीकनेसेस के बारे में भी बताया गया था। डॉक्टर सीवर्ट अपने पेशेंट रेनफील्ड पे कड़ी नज़र रखते हैं और उन्हें पता लगता है कि रेनफील्ड को और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला ही इन्फ्लुएंस कर रहा था। इन्हें रेनफील्ड से कई क्लूज मिलती है जिनकी मदद से ये लोग ड्रैकुला के आगे की मूवमेंट्स को ठीक ढंग से एंटिसिपेट कर पा रहे थे। धीरे धीरे इन्हें ड्रैकुला द्वारा खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलने लगता है और ये लोग वहाँ जाकर उसके बॉक्सेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ड्रैकुला के बॉक्सेस को डीकॉन्टामिनेट करने के लिए ये लोग एक रिचुअल को फॉलो कर रहे थे, जिसमें वैन हेल्सिंग इन बॉक्सेस को ओपन करके इनमें सील वेफर्स ऑफ सैक्रामेंटल ब्रेड डाल रहे थे। ऐसा करने से बॉक्स काइंड ऑफ प्यूरिफाई होती थी, जिसके पश्चात ड्रैकुला इस बॉक्स का इस्तेमाल अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए नहीं कर सकता था। कई बॉक्सेस को डीकॉन्टामिनेट करते वक्त इन पर ड्रैकुला अटैक भी करता है, लेकिन ये लोग एक साथ मिलकर उसका सामना करते हुए अपना काम कर रहे थे। इन्हें अंधेरे में अक्सर कई चूहे और ड्रैकुला की फेस दिखती थी, विच वॉज वेरी स्केरी। इन घटनाओं के दौरान रेनफील्ड इन्हें सचेत करता है कि ड्रैकुला शायद मीना पे अटैक करने वाला है और इसके ठीक बाद कुछ ऐसा ही होता है। इस अटैक से वैन हेल्सिंग और उनकी ग्रुप बच जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ ड्रैकुला समझ गया था कि रेनफील्ड इन लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए वो एक रात रेनफील्ड को जान से मार डालता है। रेनफील्ड को मारने के बाद ड्रैकुला फिर से मीना पे अटैक करता है, जहां वो मीना को अपना खून पिला देता है। ड्रैकुला के ऐसा करते ही मीना भी एक वैम्पायर में तब्दील होने लग गई थी और ऐन वक्त पे वैन हेल्सिंग वहां आकर ड्रैकुला को एक क्रॉस की मदद से भगा पाते हैं। वैन हेल्सिंग मीना को प्रेयर्स वगैरह के थ्रू ब्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मीना के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मीना फिलहाल एक ट्रांस स्टेट में थी जहां उसका दिमाग ड्रैकुला से काइंड ऑफ कनेक्टेड था और वैन हेल्सिंग हर दिन मीना को 2 बार हिप्नोटाइज करके ड्रैकुला की लोकेशंस वगैरह पूछते थे। लेकिन दोस्तों ये कनेक्शन डबल साइडेड थी, क्योंकि अगर ये ग्रुप मीना के सामने कुछ भी प्लान करती थी तो ड्रैकुला उन प्लान्स को मीना के थ्रू जान जाता था। इसीलिए वैन हेल्सिंग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मीना का इस्तेमाल सिर्फ ड्रैकुला को लोकेट करने के लिए करेंगे और कोई भी इनके प्लान्स मीना के सामने डिस्कस नहीं करी जाएगी। धीरे धीरे ये लोग ड्रैकुला के 49 बॉक्सेस को ख़त्म कर चुके थे और इससे पहले ये लोग लास्ट बॉक्स को ख़त्म कर पाते ड्रैकुला लंदन छोड़कर वापस ट्रांसिल्वेनिया भागने लगता है। वैन हेल्सिंग अपनी टीम को 2 ग्रुप में बांटते हैं ताकि ये लोग ड्रैकुला को बीच में ट्रैक करके मार सके। पहली ग्रुप में वैन हेल्सिंग खुद मीना के साथ थे, जहां वो ड्रैकुला के कासल की तरफ जाते हैं, और दूसरी ग्रुप में जोनाथन के साथ बाकी लोग थे जो कि ड्रैकुला के उस बोट को लोकेट कर रहे थे जिस पे ट्रैवल करके ड्रैकुला अपने कासल वापस भाग रहा था। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के कासल पहुंचते हैं जहां उन पे 3 सिस्टर्स हमला करती है। वैन हेल्सिंग इन सिस्टर्स से एक फायरी सर्कल बना के बचते हैं और सुबह होते ही वो तीनों सिस्टर्स के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। दूसरी तरफ जोनाथन, डॉक्टर सीवर्ट और क्विंसी को पता चल गया था कि ड्रैकुला की लास्ट बॉक्स को जिप्सीज अपने साथ उसके कासल ले जा रहे हैं और ये लोग जिप्सीज से अपने रास्ते में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जिप्सीज जल्दी से जल्दी ड्रैकुला को उसके कासल तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जोनाथन की ग्रुप उन्हें घेर के बॉक्स को खोल देती है। बॉक्स के अंदर ड्रैकुला था और जोनाथन फौरन ही अपनी कुकड़ी नाइफ से ड्रैकुला का सर काट देता है। क्विंसी भी अपनी बोवी नाइफ से ड्रैकुला के सीने में स्टैब करता है, जिससे ड्रैकुला मर के धूल में तब्दील हो जाता है।
ड्रैकुला के मरते ही मीना भी उसके चंगुल से बाहर आ गई थी एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। लेकिन दोस्तों, इस लड़ाई में क्विंसी बुरी तरह से चोटिल हो गया था, जिससे उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। ये लोग क्विंसी के शरीर को वहीं दफना कर वापस अपने घर आते हैं। नोवेल के लास्ट चैप्टर में वैन हेल्सिंग, जोनाथन, मीना और डॉक्टर सीवर्ड 7 साल बाद वापस ट्रांसल्वेनिया आते हैं ताकि वो लोग क्विंसी को याद करके रेस्पेक्ट दे सके। जोनाथन और मीना को एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने अपने दोस्तों के नाम पे ही रखा था, बट हिज मेन नेम वॉज क्विंसी। नोवेल यहीं पे समाप्त हो जाती है। थियो 42 साल का एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट है जो कि लंदन में रहता है। थियो बताता है कि 6 साल पहले 25 अगस्त को अलिशिया नाम की औरत अपने पति गैब्रियल को जान से मार दी थी। उस टाइम अलिशिया 33 साल की थी और गैब्रियल 44 साल का था। गैब्रियल एक फोटोग्राफर था, वहीं अलिशिया एक पेंटर थी। और एक दिन जब गैब्रियल किसी शूट से वापस आया तो अलिशिया उसके चेहरे पे 5 गोली मार के उसकी जान ले ली। पुलिस को गैब्रियल की लाश एक चेयर से बंधी मिली थी और अलिशिया भी वहीं पे पाई गई थी जहां अलिशिया अपना हाथ काट चुकी थी। अलिशिया को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद अलिशिया कभी कुछ बोली ही नहीं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अलिशिया एक पोर्ट्रेट यानी पेंटिंग बनाई और यूजुअली आर्टिस्ट पोर्ट्रेट पे अपनी सिग्नेचर करते हैं, लेकिन अलिशिया यहाँ एल्सेस्टिस लिखी थी। अब ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट थी, यानी अलिशिया खुद की तस्वीर बनाई थी जिसमें वो नग्न थी और वो अपने पेंटर स्टूडियो में ब्रश पकड़े एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी। इतना ही नहीं, ये पेंटिंग इतनी डिटेल्ड थी कि इसमें भी अलिशिया के कलाई पे कट्स थे। अब कत्ल के कुछ दिन बाद जब अलिशिया पूरी तरह से रिकवर हो गई तो उसे कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ अगेन वो बिल्कुल भी चुप थी और जज ने अलिशिया के चुप्पी को उसके गुनाह का कन्फेशन माना। अलिशिया के लॉयर्स तुरंत इस केस को मेंटल हेल्थ वाली एंगल दे दिए, साइटिंग की अलिशिया को बचपन से ही कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं और ऐसे में अलिशिया को जेल तो नहीं हुई लेकिन उसे द ग्रोव में भेज दिया गया जो कि एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी थी नॉर्थ लंदन के अंदर। तब से ही थियो को अलिशिया के केस में काफी दिलचस्पी है और आज उस घटना को 6 साल हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे थियो अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट इसलिए बना क्योंकि उनका बचपन बहुत बुरा था। थियो अपने माता पिता के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ थियो के पिता काफी अब्यूजिव थे। 18 साल की उम्र में थियो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया, बट स्टिल उसे अपने पिता से जो ट्रॉमा मिला था उसके कारण उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उन दिनों थियो की हालत इतनी बुरी थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही थियो खुद को खत्म करने की कोशिश किया था, बट कोशिश के नाकाम होने के बाद वो थेरेपी लेना चालू किया। थियो के थेरेपिस्ट रूथ उनकी काफी मदद किए और अब थियो 42 साल का है। इनफैक्ट वो खुद साइकोथेरेपिस्ट बन चुका है। अब इस पॉइंट तक कहानी में हम अलिशिया और थियो के बारे में थोड़ा जान पाए हैं, जहां थियो को अलिशिया के केस में काफी दिलचस्पी है। चीजें इंटरेस्टिंग तब होती है जब द ग्रोव में एक जॉब की ओपनिंग आती है और थियो जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। सिर्फ अप्लाई ही नहीं करता बल्कि इंटरव्यू के बाद थियो को यहाँ जॉब भी मिल जाती है। तो आगे थियो जनवरी के महीने में द ग्रोव में पहली बार आता है और थियो की मुलाकात यूरी से होती है जो कि हेड साइकियाट्रिक नर्स है। यूरी थियो को स्टेफनी क्लार्क से मिलवाता है जो कि ग्रोव की नई मैनेजर है। इसके बाद थियो एक कम्युनिटी मीटिंग ज्वाइन करता है जहां सारे पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स होते हैं और यहाँ पे पहली बार थियो अलिशिया को देख पाता है। इस पॉइंट पे हमें कुछ और डॉक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जैसे कि लैजरस, देन इंदिरा, और ये दोनों ही थियो का इंटरव्यू लिए थे फॉर द ग्रोव। यहाँ थियो क्रिश्चियन नामक साइकियाट्रिस्ट से भी मिलता है जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका है, लेकिन इन दोनों के बीच उतनी बनती नहीं है। खैर मीटिंग के दौरान एलिफ नाम की एक पेशेंट ब्रोकन पूल स्टिक लेके कमरे में आती है और देखा जाए तो ये स्टिक एक वेपन की तरह है, इसलिए सभी अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एलिफ मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। लेकिन थियो अपनी साइकियाट्री स्किल्स का इस्तेमाल करके एलिफ को काम डाउन करता है। ये सब लैजरस और इंदिरा देख रहे थे एंड दे वर इम्प्रेस्ड विद थियो। अब इस घटना के बाद थियो लैजरस से पर्सनली मिलता है और वो समझ पाता है कि लैजरस को म्यूजिक का शौक है और वो म्यूजिक को एज थेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स लैजरस काफी ओल्ड भी है। प्रोफेसर लैजरस यहाँ बताते हैं कि द ग्रोव थोड़ा डेंजर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ काफी कम पेशेंट्स हैं और इस जगह को चलाने में बहुत खर्च है। इसीलिए अगर मैनेजर स्टेफनी ग्रोव को ठीक से मैनेज नहीं कर पाती है तो द ग्रोव को कभी भी बंद किया जा सकता है। थियो सारी बात सुनता है लेकिन वो टॉपिक चेंज करके अलिशिया के बारे में लैजरस से पूछने लगता है। थियो चाहता था कि वो अलिशिया को इंडिविजुअल थेरेपी दे और लैजरस काइंड ऑफ इसके लिए अग्री कर जाता है। सो फाइनली थियो अलिशिया से मिल पाता है और इस मीटिंग के दौरान हेड नर्स यूरी भी इनके साथ
था। थियो यूरी से बाहर जाने को कहता है और इस पे यूरी थोड़ा संकोच करता है क्योंकि अलिशिया थियो पे हमला कर सकती थी। इस पे थियो कहता है कि मेरे पास अटैक अलार्म है, यानी ऐसा हैंड हेल्ड अलार्म जिसे वो बजा देगा अगर अलिशिया उसके प्रति वायलेंट होती है। यूरी फाइनली मान जाता है एंड देन थियो अकेले में अलिशिया के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद दोनों बस साइलेंस में बैठे रहते हैं क्योंकि अलिशिया तो यहाँ कुछ बोलती ही नहीं। खैर मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग के बाद थियो अलिशिया के फाइल्स को पढ़ना शुरू करता है। थियो को पता चलता है कि बचपन में अलिशिया की मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और एक्सीडेंट के वक्त कार में अलिशिया भी थी, लेकिन समहाउ वो बच गई। इसके बाद अलिशिया को उसकी आंट लिडिया रोज पाली। फाइल में अलिशिया के सॉलिसिटर के बारे में डिटेल्स थी जिसका नाम मैक्स बेरेंसन है। अब जिन्हें सॉलिसिटर का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सॉलिसिटर यूजुअली लोगों को लीगल मैटर्स में या फिर विल वगैरह ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं। नाउ ये तो डिटेल्स थी अलिशिया के लाइफ की बिफोर द ग्रोव, लेकिन ग्रोव में आने के बाद अलिशिया उसी इलिफ नामक पेशेंट पे फर्स्ट वीक में ही अटैक की थी। तो ये सब डिटेल्स जानने के बाद थियो लिडिया और मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे बात करने में पूर्ण सक्षम नहीं हो पाता। खैर आगे थियो यूरी से एक पब में बात करता है और हम रीडर्स जान पाते हैं कि थियो की एक बीबी है जिसका नाम केथी है। यूरी भी बताता है कि वो तो डिवोर्स्ड है। इसके बाद नैरेटिव थियो और उसकी पत्नी केथी पे शिफ्ट होता है, जहां हम जान पाते हैं कि केथी एक अमेरिकन बॉर्न एक्ट्रेस है। थियो और केथी एक डबल डेट पे मिले थे जहां वो दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ही पसंद कर लिए एंड देन साथ में डेट करने लगे। फिर क्रिसमस पे थियो प्रपोज कर दिया, जिसके बाद अप्रैल में थियो और केथी की शादी भी हो गई। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि द साइलेंट पेशेंट नोवेल के अंदर कहानी सिर्फ थियो के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बताई गई है, बल्कि कई बार हमें अलिशिया की डायरी भी पढ़ने को मिलती है जो कि वो रेगुलर बेसिस पे लिखा करती थी। मोस्टली डायरी एंट्रीज 6 साल पुरानी या फिर उससे भी पुरानी है, क्योंकि उसके बाद ही अलिशिया ग्रोव में आई थी जब वो अपने पति को मारी थी। तो हाँ, डायरी एंट्रीज उससे पहले की है। तो अभी की जो डायरी एंट्री हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता लगता है कि अलिशिया की माँ ईवा का कोई मामूली कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, रादर वो खुद कार को ठोक दी थी अपने आप को खत्म करने के लिए। ईवा को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी एंड मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज कि वो अलिशिया को भी अपने साथ कार में बिठा के ऐसा करी थी। दिस सजेस्ट्स कि उन्हें यह भी चिंता नहीं थी कि अलिशिया भी इसमें मर सकती है। ऑल्दो वो अलिशिया का सीट बेल्ट जरूर लगा दी थी, व्हिच शोज कि शी हैड कॉन्ट्रास्टिंग माइंडसेट। इसके बाद अलिशिया डायरी में लिखी होती है कि कैसे वो अपने लेटेस्ट पेंटिंग को लेकर स्ट्रगल कर रही थी। आई मीन ये पेंटिंग जीसस का होने वाला था एंड फाइनली वो जीसस के फेस के लिए अपने पति गैब्रियल का फेस ही चुनती है, यानी गैब्रियल रहेगा एज जीसस। एंड दिस मेक्स अस थिंक कि अगर अलिशिया अपने पति के इतने करीब थी कि वो जीसस के फेस के लिए अपने पति को एज मॉडल यूज करी, तो फिर वो अपने पति को क्यों मारी? बाय द वे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायरी एंट्रीज 6 साल पहले की है ड्यूरिंग जुलाई टाइम, और अगस्त में अलिशिया गैब्रियल को मारी थी। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में थियो पे आती है, जहाँ थियो चाहता था कि अलिशिया को कम मेडिकेशन पे रखा जाए ताकि अलिशिया का दिमाग एक्टिव रहे और थियो उसकी थेरेपी ठीक से कर सके। बस प्रॉब्लम ये थी कि अलिशिया के मेडिकेशन वाला पार्ट क्रिश्चियन संभाल रहा था, जिससे थियो की बनती नहीं थी। स्टिल थियो क्रिश्चियन से बात करता है और यहाँ क्रिश्चियन थियो को लेके थोड़ा अनश्योर था। अनश्योर इसलिए क्योंकि ये पब्लिक नॉलेज थी कि द ग्रोव सही फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है, मतलब कि ये जगह कभी भी बंद हो सकती है, और ऐसे में थियो यहाँ पे जॉब क्यों लिया? मतलब सोच के देखो, अगर आपको पता है कि कोई कंपनी बंद होने वाली है तो क्या आप उसमें जॉब लोगे? क्रिश्चियन क्लियरली कहता है कि अलिशिया का केस एक होपलेस केस है और थियो इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करे। इनकी कॉन्वर्सेशन इंदिरा सुन लेती है और वो थियो में कॉन्फिडेंस दिखाती है, जिस वजह से क्रिश्चियन को अलिशिया की मेडिकेशन कम करने वाली बात माननी पड़ती है। वैसे यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि क्रिश्चियन और थियो के बातचीत के दौरान हमें पेशेंट एलिफ की भी थोड़ी बैक स्टोरी पता चलती है। एलिफ अपनी माँ और बहन को सोते वक्त सफोकेट करके मार डाली थी और इसी वजह से वो यहाँ द ग्रोव में एडमिटेड है। मोरओवर, जब अलिशिया का द ग्रोव में पहला हफ्ता था तो एलिफ उससे पूछने लग गई थी कि क्या गैब्रियल मरना डिजर्व करता था, उसका चेहरा कैसा था जब तुमने उसके चेहरे पे 5 गोलियां मारी, और इन्हीं बातों से इरिटेट होकर अलिशिया एलिफ पे हमला कर दी थी ड्यूरिंग हर फर्स्ट वीक। खैर आगे हम जान पाते हैं कि अलिशिया की मेडिकेशन कम कर दी गई है और थियो उससे मिलने जाता है फॉर थेरेपी सेशन। इस सेशन के दौरान अलिशिया थियो पे हमला कर देती है, जिस वजह से थियो को अटैक अलार्म बजाना पड़ता है। नर्सेस फौरन अलिशिया को थियो से दूर करते हैं और उसे सिडेट भी कर देते हैं। अब इस अजीब घटना के बाद बाकी के साइकियाट्रिस्ट नहीं चाह रहे थे कि थियो फर्दर अलिशिया को हैंडल करे, लेकिन थियो उन्हें ये कह के कन्विंस करता है कि वायलेंस भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब अलिशिया जो कि हमेशा कुछ करती नहीं, बस बैठी रहती है चुपचाप, वो आज वायलेंट हुई है, यानी कि हमारी थेरेपी थोड़ी बहुत काम कर रही है। ये सब सुनने के बाद इन द एंड डॉक्टर्स की कमिटी डिसाइड करती है कि वो थियो को 6 हफ्ते का वक्त देंगे, जिसके अंदर ही उसे अलिशिया को ट्रीट करना है और व्हाटएवर ही वांट्स। उसके बाद अलिशिया को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अब यहाँ से नैरेटिव अगेन थियो के घर पे आती है, जहाँ फिलहाल उसकी बीबी केथी नहीं थी। थियो एक्सीडेंटली केथी का लैपटॉप चेक करता है, जहाँ उसे केथी और किसी अनजान आदमी के बीच की ईमेल एक्सचेंज मिलती है, और ये
जो ईमेल्स थी वो काफी सेक्सुअल और फ्लर्टी थी। इससे क्लियर था कि केथी थियो पे चीट कर रही थी और ये थियो के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। स्टिल थियो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को इस बारे में कन्फ्रंट करे और इसीलिए वो पीने लगता है। थियो यहाँ अपने ओल्ड थेरेपिस्ट रुथ से भी मिलता है और रुथ थियो को समझाता है कि केथी एक एक्ट्रेस है, मतलब उसकी लाइफ ही एक्टिंग है और चीटिंग इज लाइक ए पार्ट ऑफ हर, मानो जैसे वो एक ऑफ स्टेज एक्टिंग कर रही हो। बेसिकली केथी के लिए शायद ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन थियो तो बहुत परेशान था। थियो चाह के भी केथी से अलग नहीं हो सकता था क्योंकि उसके लिए केथी वाज लाइक अ राइट हैंड, और भला कोई इंसान अपने हाथ को कैसे उखाड़ फेंक सकता है। एंड लाइक आई सेड, थियो केथी को कन्फ्रंट भी नहीं कर पा रहा था, सो इट वाज अ बैड सिचुएशन। वहीं अगर ग्रोव की बात की जाए तो थियो अलिशिया के साथ थेरेपी सेशन कर रहा था, लेकिन अलिशिया कुछ बोल ही नहीं रही थी। ऐसे में थियो वापस से अलिशिया के सॉलिसिटर मैक्स से बात करने की कोशिश करता है और इस बार मैक्स थियो से मिलने के लिए राजी हो जाता है। मैक्स बताता है कि वो पहले से ही अलिशिया को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अजीब थी। I mean, अलिशिया को मूड स्विंग्स होते थे, शी वाज वायलेंट समटाइम्स, और एक बार तो वो अपने पति गैब्रियल को मारने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, अपने पिता के मौत के बाद अलिशिया पिल्स वगैरह का ओवरडोज करके खुद को मारने की भी कोशिश की थी। बाय द वे, यहाँ मैं आप लिसनर्स को बता दूं कि मैक्स गैब्रियल का अडॉप्टेड भाई है। तो हाँ, मैक्स सिर्फ सॉलिसिटर ही नहीं था बल्कि अलिशिया से थोड़ा क्लोज भी था, ऐसा हम कह सकते हैं। और देखा जाए तो बेसिकली मैक्स अलिशिया के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही बताता है। और जब थियो मैक्स के ऑफिस से निकल रहा होता है तो मैक्स की असिस्टेंट तान्या थियो से कहती है कि अगर तुम्हें अलिशिया के बारे में सब कुछ जानना है तो तुम्हें उसके कजन पॉल से मिलना होगा। तभी मैक्स वहां आता है और उसे देखते तान्या चुप हो जाती है। वे सजेस्ट कि तान्या मैक्स से डरती है या फिर जो कुछ भी मैक्स बताया है उससे हम कंप्लीटली सच नहीं मान सकते। अब यहाँ से कहानी वापस से अलिशिया के डायरी पे फोकस करती है जो कि 6 साल पहले 22 से 26 जुलाई के बीच लिखी गई थी। अलिशिया बता रही थी कि कैसे उसका गैब्रियल से झगड़ा हुआ क्योंकि गैब्रियल घर में गन रखता है और ये बात अलिशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन अलिशिया यहाँ मैक्स के बारे में भी लिखी होती है कि कैसे मैक्स एक बार पी के अलिशिया को छेड़ा था और उसे किस करने की भी कोशिश किया था। अलिशिया मैक्स के एडवांसेस को नकार दी थी, हालांकि वो ये बात गैब्रियल को नहीं बताई। दिस समहाउ प्रूव्स कि या तो मैक्स अलिशिया के साथ गलत करना चाहता था या फिर मैक्स अलिशिया को पसंद करता था। जो भी हो, वो अपने आप को अलिशिया पे फोर्स करता था और अलिशिया हमेशा उसके एडवांसेस को नकार रही थी। नाउ आगे के एंट्रीज में अलिशिया थोड़ी खुश थी क्योंकि मोस्टली वो गैब्रियल बच्चा करने की प्लानिंग कर रहे थे। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, थियो पॉल से मिलने जाता है जो कि अलिशिया का कजन है और पॉल की मां लिडिया रोज है। जी हाँ, वही लिडिया रोज जो कि अलिशिया की आंट है और उसे पाली थी। थियो लिडिया के घर के बाहर पहुंचता है जहां पॉल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब थियो को होश आता है तो थियो बताता है कि कैसे वो अलिशिया का डॉक्टर है और ऐसे में पॉल थियो से बात करने के लिए रेडी हो जाता है। पॉल बताता है कि उसकी मां लिडिया और वो अलिशिया के पापा वर्नन के घर में मूव हुए थे। क्यों? क्योंकि लिडिया के हस्बैंड मर गए थे। ये मोस्टली एक टेम्पररी मूव थी, लेकिन इसके बाद अलिशिया की मॉम मारी गई जिसके कारण पॉल और लिडिया वहीं रहने लगे। अब अलिशिया के पिता वर्नन भी कुछ साल बाद ही खुद को खत्म किए और तब से लिडिया ही पॉल और अलिशिया का ख्याल रखी। पॉल के हिसाब से अलिशिया अपने पति को कभी नहीं मार सकती क्योंकि वो वायलेंट नहीं थी। तभी इनकी बातों के बीच बूढ़ी लिडिया भी आती है जिन्हें डिमेंशिया था। नाउ लिडिया पॉल के ऑपोजिट बातें बोलना शुरू करती है, यानी उनके हिसाब से अलिशिया बचपन से ही अजीब थी, देन वो अनग्रेटफुल थी और अपने पति को मारी भी होगी। लिडिया के हिसाब से अलिशिया को जेल में होना चाहिए, ना कि मेंटल इंस्टीट्यूशन में। सो ओवरऑल थियो वाज कंफ्यूज्ड क्योंकि लिडिया कुछ कह रही है और पॉल कुछ और ही कह रहा था। एंड थियो दोनों की बातों पे पूरा यकीन नहीं कर सकता था क्योंकि पॉल पियक्कर था और लिडिया को डिमेंशिया था। इसके बाद थियो जॉन फेलिक्स से मिलने जाता है जो कि उस गैलरी का मैनेजर था जहां अलिशिया की पेंटिंग्स लगाई जाती थी। यानी जॉन फेलिक्स और अलिशिया काफी क्लोज होंगे तो वो शायद थियो को अलिशिया के बारे में कुछ बता सके। सो जॉन फेलिक्स थियो को अलिशिया की 4 पेंटिंग्स दिखाता है। पहली पेंटिंग थी अलिशिया और उसके माँ की कार एक्सीडेंट की रिप्रेजेंटेशन। दूसरी पेंटिंग थी जीसस ऑन द क्रॉस जहां वो अपने पति गैब्रियल को एज जीसस बनाई थी। तीसरी पेंटिंग नग्न लिडिया की थी जो कि काफी ओबीज है और बेड पे पड़ी थी। एंड फाइनल पेंटिंग थी खुद की नग्न पोर्ट्रेट जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया ही है। थियो यहाँ पेंटिंग में एक न्यू डिटेल नोटिस करता है। आई मीन पेंटिंग के अंदर जो एप्पल्स थे उसमें मैगेट्स दिख रहे थे। जॉन फेलिक्स यहाँ ये भी रिवील करता है कि अलिशिया अपने पिता को नहीं चाहती थी। एंड दिस अगेन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग क्योंकि थियो ये जानता था कि अपने पिता के मरने के बाद ही अलिशिया खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, which indirectly proves कि वो अपने पिता को चाहती थी। बट थियो तो कह रहा है कि नहीं, वो अपने पिता को हेट करती थी। यहाँ अगेन ग्रीक प्ले एल्सिस्टिस का जिक्र है और ये कनेक्शन मैं आपको इस नोवेल कास्ट के एंड में तो बताऊंगा ही। वैसे यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि अलिशिया जॉन फेलिक्स के गैलरी को छोड़ने का प्लान करने लग गई थी जिसके बारे में जॉन फेलिक्स को भी पता चल गया था और ये बात जॉन फेलिक्स थियो से छिपाया, बट थियो समहाउ इसका पता लगा लिया। खैर, तो अब तक थियो एक बात समझ गया था कि अलिशिया को लेके हर किसी के बहुत अलग परसेप्शंस हैं और क्योंकि अब अलिशिया बोलती
नहीं है तो बेस्ट वे होगा कि अलिशिया को पेंटिंग कैनवस और ब्रश दिया जाए, क्योंकि अलिशिया हमेशा खुद के इमोशंस को इन पेंटिंग्स के जरिए ही व्यक्त करती है। तो इसके बाद थियो फिर से अलिशिया से मिलता है और वो उसे पेंटिंग सप्लाईज देता है, साथ ही एक कॉर्नर स्पेस असाइन करता है जहां अलिशिया पेंट कर सकती है। थियो अलिशिया को बताता है कि वो उसकी आर्ट गैलरी गया था और उसने अलिशिया के पुराने पेंटिंग्स को देखा है। इतना ही नहीं, वो अल्सेस्टिस प्ले को भी पढ़ा है जहां वो जान पाया कि अल्सेस्टिस भी नहीं बोलती थी, यानी कि ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन अलिशिया एंड अल्सेस्टिस। थियो पूरी कोशिश कर रहा था कि अलिशिया कुछ तो बोले, लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स वर इन वेन। ऑल्दो पेंटिंग सप्लाईज वगैरह मिलते ही अलिशिया पेंटिंग करना शुरू जरूर कर दी थी। कुछ दिन में उसकी ये पेंटिंग काइंड ऑफ कंप्लीट होती है, जहां वो मोस्टली द ग्रोव की ही पिक्चर बनाई थी। ऑल्दो ग्रोव में आग लगी हुई थी और दो लोग इस आग से बच के बाहर भाग रहे थे। एक अलिशिया खुद थी और दूसरा इंसान था थियो। यहाँ एक और खास बात ये थी कि थियो अलिशिया को अपने आर्म्स में लेकर बाहर आ रहा था, एंड दिस वाज कंफ्यूजिंग, क्योंकि देख के ये पता चल ही नहीं रहा था कि थियो इस पेंटिंग में अलिशिया को बचा रहा है या फिर उसे आग में फेंक रहा है। एनीवेज, आगे हम थियो की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं, जहां वो अपनी पत्नी केथी पे स्पाई करने लग गया था। भले थियो को श्योरली पता था कि केथी उस पे चीट कर रही है, लेकिन वो अब तक केथी को कन्फ्रंट नहीं किया था। रादर वो केथी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। खैर, इसके बाद थियो की मुलाकात बारबी नाम के लेडी से होती है, जो कि अलिशिया की नेबर थी, और बारबी ही गन शॉट सुन के पुलिस को बुलाई थी। बारबी थियो को बताती है कि अलिशिया उनसे काफी बातें शेयर करती थी। इनफैक्ट अपने पति को मारने से कुछ दिन पहले से ही अलिशिया बारबी को बताने लग गई थी कि कोई इंसान उसे फॉलो करने लगा है। बारबी उस टाइम अलिशिया को सजेशन दी थी कि वो ये बात गैब्रियल को बताए और पुलिस को भी बताए, लेकिन अलिशिया का कहना था कि गैब्रियल को मैंने बताया, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अलिशिया ये सब इमेजिन कर रही है। अब बारबी से ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद थियो ग्रोव आता है, जहां एक कांड हो गया था। दरअसल अलिशिया एलिफ की आंख में पेंट ब्रश घुसेड़ दी थी, क्योंकि एलिफ अलिशिया के पेंटिंग पे स्लट लिख दी थी। एलिफ ऐसा इसलिए लिखी क्योंकि एलिफ के हिसाब से थियो अलिशिया से प्यार करने लग गया है। नाउ अलिशिया के इस वायलेंट बिहेवियर के कारण उसे आइसोलेशन में डाला जाता है और सभी डॉक्टर्स मिलकर कंक्लूड करते हैं कि अलिशिया को थेरेपी वगैरह देने की अब कोई जरूरत नहीं। क्योंकि शी कैन नॉट बी ट्रीटेड, उसकी हाल बहुत खराब है। ऐसे में थियो आखिरी बार अलिशिया से मिलने जाता है एंड ही वाज वेरी अपसेट, क्योंकि अब वो अलिशिया को ट्रीट नहीं कर पाएगा। थियो अलिशिया से कहता है कि हम ओपन अप होना शुरू ही किए थे, बट दिस हैज कम टू एन एंड। अलिशिया यहाँ थियो के हाथ में अपना डायरी थमा देती है, एंड दिस क्लियरली मेंट कि अलिशिया चाहती थी कि थियो उसकी डायरी को पढ़े। तो इस पॉइंट पे हम रीडर्स अलिशिया की डायरी एंट्रीज पढ़ पाते हैं, जो कि 6 साल पहले की थी, फ्रॉम द डेट 8th of August to 25th of August। अगर आपको ध्यान हो तो 25 अगस्त को ही अलिशिया अपने पति को मारी भी थी। अलिशिया इन डायरी एंट्रीज पे क्लियरली लिखी थी कि कोई तो उसे फॉलो करने लग गया है, और जब वो ये बात गैब्रियल को बताई तो गैब्रियल कहने लगा कि ये सब अलिशिया का वहम होगा। गैब्रियल अलिशिया को एक साइको एनालिस्ट डॉक्टर वेस्ट के पास भी लेके गया, क्योंकि अलिशिया को मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी पहले से थे, और डॉक्टर वेस्ट अलिशिया को कुछ पिल्स देते हैं टू ईज हर आउट। लेकिन अलिशिया ये पिल्स नहीं लेती है, क्योंकि उसे अलर्ट रहना था। अलर्ट इसलिए ताकि अगर वो पीछा करने वाला इंसान उसके पास आ जाता है तो अलिशिया उसका सामना कर सके। अब कत्ल से एक रात पहले यानी 24 अगस्त को मैक्स अपनी नई गर्लफ्रेंड तानिया के साथ अलिशिया के घर डिनर पे आता है। अलिशिया को लगता है कि शायद मैक्स ही उसे स्टॉक कर रहा है, और ऐसे में उसकी मैक्स से थोड़ी हाथापाई हो जाती है। इस सब के दौरान अलिशिया को क्लियरली पता चल जाता है कि उसका पीछा करने वाला इंसान मैक्स बिल्कुल भी नहीं था। अब कत्ल वाले दिन भी अलिशिया के डायरी में एक एंट्री थी जहां लिखा हुआ था कि वो पीछा करने वाला इंसान यानी कि स्टॉकर इनके घर के अंदर एंटर कर गया है। इसी पॉइंट पे डायरी एंट्रीज खत्म हो जाती है, और अब थियो को आगे की बात पता लगानी थी। थियो सबसे पहले डॉक्टर वेस्ट के बारे में पता लगाने लगता है कि आखिर ये डॉक्टर वेस्ट है कौन। नाउ टू आवर सरप्राइज, डॉक्टर वेस्ट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर क्रिश्चियन था, जो कि एक नकली नाम से अलिशिया को ट्रीट कर रहा था। बेसिकली गैब्रियल क्रिश्चियन को अंडर द टेबल पे करता था फॉर अलिशिया's ट्रीटमेंट, और ये काइंड ऑफ ब्लैक मनी हुआ क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं थी। इसीलिए क्रिश्चियन एक दूसरा नाम यूज करता था डॉक्टर वेस्ट का, जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाता था। अब ये बात क्रिश्चियन इसलिए छुपाया था क्योंकि इस बात का खुलासा हो जाने से क्रिश्चियन का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया जा सकता था। थियो यहाँ क्रिश्चियन से मिलता है और पकड़े जाने पे क्रिश्चियन क्लियरली कहता है कि अलिशिया एक मेंटली ओके पर्सन नहीं थी। अगर वो डायरी में लिखी है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो शायद ये अलिशिया का हेलुसिनेशन ही होगा। अब इस पॉइंट पे तो थियो क्रिश्चियन का सीक्रेट किसी को नहीं बताता है, लेकिन अब उसे इस पहेली को सुलझाने के लिए वापस अलिशिया से मिलना था। थियो अलिशिया से मिलता भी है, मतलब ऑफिशियली तो अलाउड नहीं था, लेकिन छुप के, और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि क्रिश्चियन ही डॉक्टर वेस्ट है, और अब मैं तुम्हारे केस के तह तक जाऊंगा ताकि मुझे सब कुछ पता चल सके। अलिशिया यहाँ कुछ जवाब नहीं देती और थियो उसकी चुप्पी को हाँ समझ के अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। अब यहाँ से कहानी वापस थियो की पर्सनल लाइफ पे आ जाती है, जहाँ उसकी बीवी केथी अब काफी
काफी केयरलेस हो चुकी थी, यानी कि अब वो अपने अफेयर को छिपाने की बहुत कोशिश भी नहीं कर रही थी। इट वॉज वेरी एविडेंट नाउ। एक दिन केथी कहती है कि वो वॉक पे पार्क में जा रही है और थियो अपनी बीवी का पीछा करता है। थियो देखता है कि केथी एक अनजान इंसान से मिलती है, जिसके बाद वो अनजान इंसान और केथी फिजिकल होते हैं, यानी कि थियो का शक बिल्कुल सही था और केथी वाकई में उस पे चीट कर रही थी। खैर इसके बाद हम थियो को वापस अलीशा के केस पे फोकस करते देखते हैं, जहां वो मैक्स, पॉल, जॉन फेलिक्स इन सब से कनेक्ट करता है, क्योंकि ये सभी अलीशा से कनेक्टेड थे और सभी कुछ न कुछ छिपा रहे थे। पॉल से बातें करने पे कुछ और बातें सामने आती है, लाइक पॉल को गैम्बलिंग एडिक्शन है, जहां वो काफी पैसे हार गया था और अलीशा उसे पैसे दे रही थी इस डेट से निकलने के लिए। देन पॉल एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। दरअसल जब अलीशा की माँ ईवा मर गई थी तो अलीशा के पिता काफी रो रहे थे और बहुत दुख में थे। उस टाइम अलीशा और पॉल छत पे थे जब अलीशा अपने पिता को एक बहुत बुरी बात बोलते हुए सुन लेती है। बेसिकली अलीशा के पिता बोल रहे थे कि उनकी पत्नी ईवा की जगह अलीशा को ही मर जाना चाहिए था, एंड दिस वाज वेरी अपसेटिंग फॉर अलीशा, इतना कि उसे लगा कि वो अपने आप को ही खो चुकी है। उस दिन अलीशा ऐसा मान रही थी कि वो मर गई, उसके पापा उसे मार दिए। और अगर आप गौर करें तो अलीशा की माँ भी उसे कार में रख के कार को ठोकी थी, यानी उन्हें भी अलीशा के जीने मरने की कोई परवाह नहीं थी। और अब अलीशा के पिता को भी अलीशा के जीने मरने से कोई मतलब नहीं था। तो ये पॉइंट जो अलीशा के लाइफ में था, ये कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया था, एंड दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों वो पिल्स वगैरह का ओवरडोज सब की होगी इन हर लाइफ और क्यों वो मेंटली इतनी ब्रोकन है। ये बात पता लगते थियो तुरंत अलीशा से इलीगली वापस मिलता है और थियो कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। थियो यहाँ अलीशा के पिता वाली बात उठाता है और ये बात सुन के अलीशा का एक्सप्रेशन बदल जाता है, एंड दिस इंडिकेट्स कि अलीशा आज भी इस बात से ट्रिगर होती है। थियो कहता है कि उसे अलीशा से मिलना अलाउड नहीं है और लाजरस को जब पता चलेगा कि थियो छुप के अलीशा से मिल रहा है तो शायद वो थियो को फायर भी कर देगा, बट उससे पहले थियो को ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि आखिर 25 अगस्त को हुआ क्या था। अब इस पॉइंट पे एक मिरेकल होता है। मिरेकल ये कि अलीशा बोलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अलीशा थियो से डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। थियो अलीशा की आवाज सुन के बहुत खुश होता है और वो अलीशा को बोलते रहने के लिए कहता है। अब दोस्तों क्योंकि अलीशा बोलने लग गई थी, दिस वाज काइंड ऑफ अ सक्सेस फॉर थियो, और इसीलिए लाजरस वापस से थियो को अलीशा पे वर्क करने की परमिशन दे देता है। अपने अगले सेशन में थियो पूरा प्रिपेयर्ड होके जाता है और यहाँ अलीशा अपनी कहानी बताती है। सबसे पहले अलीशा थियो को एक्सप्लेन करती है कि उसने बात करना क्यों बंद कर दिया था। तो कत्ल के तुरंत बाद वो बोलने का ट्राई की थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ये शायद ट्रॉमा और शॉक की वजह से हुआ था, और जब तक अलीशा बोलने के काबिल वापस से हुई तब तक इट वाज टू लेट, इसलिए वो चुप रहना ही ठीक समझी। इस पे थियो पूछता है कि अलीशा अब क्यों बोलने लग गई है। तो इसके जवाब में अलीशा कहती है तुम्हारी वजह से, यानी थियो की वजह से वो अब बोलने लगी है। वो चाहती है कि थियो समझे कि गैब्रियल की मौत की रात उसके साथ क्या हुआ था। तो अलीशा बताती है कि कोई वाकई उसको फॉलो कर रहा था और 25 अगस्त को वो स्टॉकर अलीशा के घर में घुसा। वो स्टॉकर ब्लैक मास्क पहने हुए था और उसके हाथ में एक चाकू भी थी। स्टॉकर अलीशा को पकड़ के चाकू की नोक पे रखता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि स्टॉकर को पैसे वगैरह नहीं चाहिए थे। ये स्टॉकर अलीशा से बियर मंगवा के पीने लगता है और अजीब बातें करने लगता है, और इस सब के दौरान अलीशा गैब्रियल वाला गन निकालने की सोचती है, लेकिन इससे पहले अलीशा गन लेती ये स्टॉकर ही गन ले चुका था और इसके बाद वो अलीशा को एक चेयर से बांध देता है। अब कुछ देर बाद जब गैब्रियल घर आया तो स्टॉकर गैब्रियल पे हमला करके उसे भी चेयर से बांध दिया। जब गैब्रियल को होश आया तो ये स्टॉकर गैब्रियल को 6 गोली मारा और फिर गन वहीं ड्रॉप करके भाग गया। सो फाइनली अलीशा की कहानी रिवील हो चुकी थी, लेकिन यहाँ कुछ डाउट्स थे। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि गैब्रियल को 5 गोली मारी गई थी, लेकिन अलीशा यहाँ 6 गोली बोली, और अलीशा की कहानी के हिसाब से वो निर्दोष है, लेकिन पुलिस को जो एविडेंस मिले थे वो क्लियरली पॉइंट करते थे कि गोली अलीशा ही चलाई थी। मोर ओवर ये स्टॉकर आखिर था कौन जो कि एकदम से घर में आया और गैब्रियल को मार के निकल लिया। थियो ये सब लाजरस को बताता है और वो लोग भी अलीशा की कहानी को नहीं मानते। लाजरस तो ये तक बोल देता है कि थियो को अलीशा से सच उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगले दिन जब थियो अलीशा से इस बारे में बात करने जाता है तो उसे यूरी से पता लगता है कि अलीशा कोमा में चली गई है। जी हाँ दोस्तों, अलीशा मेडिकेशन पे ओवरडोज कर गई थी जिससे उसकी ये हालत हुई। थियो तुरंत अलीशा को देखने जाता है और वो अलीशा के कलाई पे एक पिन प्रिक नोटिस करता है। वे सजेस्ट कि कोई तो अलीशा को जानबूझ के मेडिसिन का ओवरडोज दिया है, यानी कि कोई अलीशा को मारने की या एटलीस्ट कोमा में भेजने की कोशिश किया है। थियो यहाँ फौरन सभी डॉक्टर्स को क्रिश्चियन के बारे में बताता है कि कैसे वो शेडी है और शायद वही अलीशा के साथ ऐसा किया होगा। यहाँ डॉक्टर्स थियो से अलीशा की डायरी लाने को कहते हैं क्योंकि शायद अलीशा वहाँ वापस कुछ लिखी होगी जिससे इन्हें कुछ और पता चल सके। थियो डायरी खोजता है लेकिन उसे ये डायरी मिलती नहीं। इस पॉइंट तक ग्रोव पे पुलिस आ चुकी थी और अलीशा के कुछ रिलेशन वाले भी आए थे, लाइक मैक्स, जॉन फेलिक्स वगैरह वगैरह। मैक्स वाज वेरी एंग्री क्योंकि अलीशा कोमा में चली गई थी और इससे प्रूव होता है कि मैक्स एक्चुअली में अलीशा को पसंद करता है, तो हाँ वो अलीशा के साथ बुरा नहीं करेगा। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर अलीशा कत्ल नहीं की है तो गुनहगार
किरदार कौन है, या फिर क्या अलिशिया ही कत्ल की है? वेल, इस पॉइंट पे कहानी वापस से थियो के अफेयर वाले प्लॉट पे फोकस करती है, जहां वो केथी को किसी दूसरे इंसान के साथ फिजिकल होते देख लिया था। थियो इस इंसान को वहीं मार देना चाहता था, लेकिन थियो ऐसा नहीं करता, रादर वो इंसान को फॉलो करता है। नाउ हियर कम्स द बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ द नोवेल, जहां हम जान पाते हैं कि थियो की बीवी केथी का लवर और कोई नहीं बल्कि अलिशिया का हस्बैंड गैब्रियल था। जी हाँ दोस्तों, अब तक पूरी कहानी में जब भी आप केथी के बारे में सुन रहे थे, वो 6 साल पहले की बात थी, ना कि प्रेजेंट की। किताब में ऐसा लिखा गया है मानो केथी और थियो की कहानी भी पैरेलल में चल रही है थियो और अलिशिया की कहानी के, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अलिशिया की डायरी एंट्रीज 6 साल पुरानी है, वैसे ही थियो और केथी वाली कहानी भी 6 साल पुरानी है। बेसिकली यहाँ टाइमलाइन के साथ खेला गया है, जिसे किताब पढ़ते वक्त आप इनिशियली समझ ही नहीं पाएंगे। तो हाँ, 6 साल पहले जब थियो अपनी बीवी को गैब्रियल के साथ अफेयर करते हुए पकड़ा था, तो यहाँ थियो गैब्रियल का पीछा किया और उसे गैब्रियल का एड्रेस मिल गया। सो दिस मींस कि थियो ही 6 साल पहले गैब्रियल की फैमिली यानी अलिशिया को स्टॉक कर रहा था। जी हाँ, थियो वाज द स्टॉकर, और एक दिन मौका पाके वो मास्क पहन के चाकू लिए अलिशिया के घर में घुस जाता है। फिर वहाँ गैब्रियल भी आया, जिसे थियो बंदी बना लिया। थियो यहाँ अलिशिया और गैब्रियल के सामने सब कुछ बता दिया, यानी कि वो बोला कि कैसे गैब्रियल और केथी का अफेयर चल रहा है। थियो यहाँ गैब्रियल को एक चॉइस देता है, सेइंग कि आज मैं या तो तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हारी बीवी अलिशिया को मार दूंगा, चॉइस इज योर्स। यहाँ गैब्रियल तुरंत कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, इंप्लाइंग कि थियो अलिशिया को मार दे। नाउ दिस वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर अलिशिया, क्योंकि उसके जिंदगी में सभी उसके मरने के लिए ही विश कर रहे थे, बीट हर फादर, मदर और इवन हर हस्बैंड। नाउ ऐसे में थियो एक गोली ऊपर छत पे चलाता है, देन गन नीचे रख देता है और अलिशिया को अनटाई करके वहां से चला जाता है। अलिशिया जो कि ट्रिगर्ड थी, वो गन उठाती और अपने हस्बैंड को 5 गोली मार देती है। यानी कि अलिशिया खुद ही अपने हस्बैंड को मारी थी, लेकिन सब कुछ हुआ था थियो की वजह से। इनफैक्ट यहाँ वाकई में 6 गोली चली थी, जहाँ 5 अलिशिया चलाई थी गैब्रियल को मारने के लिए और 1 गोली छत पे थियो चलाया था। थियो जब पहली बार ग्रोव में आया था, तभी अलिशिया उसे पहचान गई थी और अलिशिया जानबूझकर थियो को झूठी कहानी बताई टू टेस्ट हिम। थियो जो कि सब जानता था कि ये सब कैसे हुआ होगा, उसे अब ये जानना था कि सिर्फ एक चीटिंग के कारण अलिशिया इतनी ट्रिगर्ड कैसे हो सकती है कि वो अपने पति को 5 गोली मार दे। तो इसीलिए थियो अलिशिया के पूरी बैक स्टोरी को पता लगाना चाहता था, ताकि वो साइकोलॉजिकल एंगल से इस चीज को प्रूव कर सके, मतलब अपने मन में अपने आप को प्रूव कर सके कि प्रॉब्लम अलिशिया के अंदर है, मेरे अंदर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन जब अलिशिया बोलने लग गई तो थियो कहीं ना कहीं डर गया कि सच बाहर आ जाएगा, और वही अलिशिया को ओवरडोज करके कोमा में पहुंचा दिया है। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इस पॉइंट पे इंद्र और थियो अलिशिया के कमरा खाली करते हैं और यहाँ थियो को अलिशिया की डायरी नहीं मिलती। ग्रोव भी अब बंद होने वाला था ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, और थियो अपने एंड से सारे लूज एंड्स को क्लोज कर चुका था। और इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स को भी एक्चुअल स्टोरी तो पता चल ही चुकी है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि द ग्रोव के बंद होते ही थियो को ऑलरेडी एक दूसरी साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में सीनियर पोजीशन मिल गई थी। थियो यहाँ रिवील करता है कि पिछले साल ही वो अपनी पत्नी केथी के साथ अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गया है। थियो की पत्नी केथी अब भी उसके साथ है और थियो शायद उसे आज तक कन्फ्रंट किया ही नहीं। ऑल्दो केथी अब पहले जैसी नहीं रही, रादर वो एकदम इमोशनलेस मूर्ति जैसी बन गई है। क्यों? क्योंकि वो जिस इंसान को चाहती थी उसकी तो मौत हो चुकी है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि केथी भी डिप्रेस्ड है और वो बस कहने को जिंदा है, लाइक अ घोस्ट। विजन में थियो अपने घर पे केथी को अलिशिया के ओवरडोज के बारे में बताता है, लेकिन केथी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। अब कुछ समय बाद थियो के घर पे पुलिस आती है और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल अलिशिया के कोमा में जाने के बाद जॉन फेलिक्स अलिशिया के आर्ट सप्लाईज वगैरह को वापस लेने गया था, जहाँ एक वुडन ड्रॉइंग फ्रेम के पीछे उसे अलिशिया की डायरी छुपी हुई मिलती है। कोमा में जाने से पहले अलिशिया अपनी डायरी में सब कुछ सच सच लिख दी थी, यानी कि यहाँ वो रिवील कर दी थी कि थियो क्या सब किया था। जॉन फेलिक्स ये डायरी पुलिस को दिया और पुलिस इस बारे में थियो से बात करने आई थी। थियो को पता चल जाता है कि अब वो शायद नहीं बच सकता, बट फॉर सम रीजन वो थोड़ा चैन की सांस लेता है।